तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सारा होती है वो जंग से कह करके आ गई थी कि मुझे पता है कि तुम्हारी फियांसे और तुम मेरे से डेट वगैरह ना करो तो तुम्हारे लिए वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो हमारी सारा होती है यहाँ पर जोई उनके साथ लंच कर रही होती है। बट जोइन जो होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है यहाँ पर। दूसरी ओर जो हमारी सारा होती है वो कह रही थी कि वाह, काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसे हम लोग इस तरीके से आ रहे हैं। वैसे तो हम लोग कभी आते नहीं है, बट फिर भी ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा लवली है ना। यहाँ पे हम रोहिन को देखते हैं, जो कि सोच रहा था किस तरीके से यहाँ पे अपनी सारा ने इसको अप्रोच किया था। ये अपना काम धंधे से जा ही रहा होता है। सारा पीछे से आगे कह रही थी, हे रोहिन, क्या हम लोग लंच पे चले? और क्या तुम्हें नहीं डेली रोजाना का ये सारी चीजें करते हुए बोरिंग नहीं लग रहा है? यहाँ पर कैफेटेरिया में खाने से बढ़िया चलो ना साथ में चलते हैं, यहाँ पर खा पी के काफी ज्यादा पक चुकी हूँ मैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, तो क्या ये मैं सही देख रहा हूँ? क्या मेरी आंखों में कुछ चला गया? ये दो राइवल्स क्या ये साथ में कहीं जा रहे हैं? यहीं पर हम प्रेजेंट में आते हैं। रोयो यही सारी बातें सोच रहा होता है। तो जो सारा होती है वो कह रही थी कि हे, क्या हो गया इस तरीके से, कि तुमने मुंह बना रखा है? वो भी मना कर रहा होता है कि नहीं, बस बात इतनी थी, क्या तुम्हें कोरियन फूड कब से पसंद आने लगा? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, बट एकदम से मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि तुम्हें कोरियन फूड कब से पसंद आने लगी है। ये सुनने के बाद तो जो हमारी सारा होती है वो बोलती है, वेल जैसे कि तुम्हें पता है मेरी मेमोरीज लॉस हो चुकी है, तो हो सकता है ये भी उसमें से कोई इफेक्ट वगैरह हो। क्या ये सच में इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि मैं कोरियन फूड को खा रही हूँ? क्या पहले कुछ ऐसे अलग था क्या? यही बात सुनने के बाद जो हमारा रोहिन होता है वो कह रहा था कि शिनचेरा, जिसकी कि मेमोरी खो चुकी है ना, वो उसका पास्ट सेल्फ याद कर रहा होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है ऐसे कि हाँ, वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेंज है कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ है, वो भी इस तरीके से। यहीं पे हमारा जो रोहिन होता है अपनी यादों में खो जाता है। वो अपनी यादों में ही देख रहा होता है जहाँ पर कि एक लेडी जो कि एक टेबल के ऊपर बैठी हुई होती है, वो उसे कह रही थी कहाँ गए थे तुम? तो जो रोहिन होता है वो कह रहा था कि मैं वर्क कर रहा था इस टाइम पे। ये सुनने के बाद ये जो लेडी होती है इसे कह रही थी कि तुम्हारे जैसे एज वाले बंदे को किसने पार्ट टाइम जॉब दे दी? झूठ बोल रहे हो ना रोहिन तुम? हाँ, पता है मुझे, तुम एक एक्सक्यूज़ बनाना चाहते हो ना, ताकि तुम भी मुझे छोड़ सको, लाइक योर फादर, जिसने कि मुझे अबैंडन कर दिया पहले। इसके मुंह में इसके ऊपर चिल्लाते और भड़कते हुए कह रही थी, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई जोक हूँ? कोई भी आए मुझे और ऐसे ही छोड़ के चले जाए? क्या मैंने इसीलिए तुम लोगों को इस तरीके से राइज किया है? अगर ये तुम्हारे सेक के लिए नहीं होता ना, तो जो मेरी लाइफ इस तरीके से हो चुकी है, ये कभी ऐसा नहीं होता मेरे साथ। वो किस्से में यही के साथ एक बियर की बोतल फेंक के मारती है। रोहिन जो होता है घबरा के यहाँ से भाग रहा होता है, जिसके पीछे से उसकी मोम चिल्ला रही होती है, हे ले रोहिन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? क्या बोल रही हो? बट दूसरी ओर जो रोहिन होता है वो बिल्कुल नहीं सुन रहा होता है। इसकी मोम कंटिन्यूअसली इसका नाम लिए जा रही होती है, लिए जा रही होती है, बट वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। इसकी जो मोम होती है, जो क्या डोर होता है, उसे फेंकते हुए कह रही थी कि हे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारी मोम क्या कह रही है? ओपन द डोर। और इसी सिलसिले के साथ इसका ये जो कंटिन्यूअसली होता है, दिन चार का समय ऐसे चलता रहता है। कुछ ही टाइम बाद जो इसकी मोम होती है वो भी गुजर जाती है। वहीं पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते कि हम लोगों ने सुना है इस बारे में, जो ये जो बच्चा है इसकी जो मोम थी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, जो कि अभी अभी बस चुकी हैं। तो जो सेकंड मैन होता है वो कह रहा था कि कोई में कोई ऐसा आइडिया है इसका, जो हस्बैंड है वो कहाँ है, वो क्या करता है? और यहाँ पे जो पहला वाला बंदा होता है वो बोल रहा था कि आप बेचारे बच्चे को इसका जो फादर था उसने अकेला ही छोड़ दिया, व्हाट अ शेम। और तो दूसरी तरफ इन लोगों के पास कोई रिलेटिव भी नहीं है। दूसरी ओर ये और ज़्यादा बेकार चीज़ है कि ये इस टाइम पे मिडिल स्कूल के अंदर है। वहीं पर हम रोहिन को देखते हैं, जिसके कि हाथ में एक लेटर होता है। वो उसको पढ़ के काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि माफ़ कर देना रोहिन मुझे, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि तुम्हारी मॉम ने काफ़ी लंबे टाइम से छुपा करके रखा था। जो तुम्हारे फादर थे वो सेयोंगयोंग ग्रुप के लेट चेयरमैन थे। मैंने ये चीज़ तुम्हें इसलिए पहले नहीं बताई क्योंकि मुझे इस चीज़ से डर था कि तुम भी मुझे अपने फादर की तरह ना छोड़ दो अकेला। और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारा जो राइट है, वो अभी भी इसके लिए देर नहीं है। तुम जा सकते हो वहाँ पर। एंड ऑल्सो लव यू रोहिन। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो रोहिन होता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो वहीं से सीधा उठ जाता है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं इस टाइम पे जो रोहिन होता है शिनसेरा के फादर के सामने झुका हुआ होता है। ये फादर जो होता है इसका बोल रहा था कि हे बच्चे, अपना सर ऊपर उठाओ। तो तुम लेट चेयरमैन के बच्चे हो, है ना? जैसे कि अब तुम उनके फादर तो क्रिएटली तुम भी उनकी जगह लेने वाले हो उनके बाद। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जो रोहिन होता है उसने वो घर छोड़ दिया होता है और डायरेक्टली हमारे शिनसेरा के घर पे शिफ्ट हो चुका होता है। रोहिन बता रहा था कि मेरी मदर के जाने के बाद से मैंने डायरेक्टली यहाँ पर चेयरमैन शिन के घर पे आ गया और इन्होंने मेरे साथ कोई भी वैसा व्यवहार नहीं है, काइंडली मुझे एक्सेप्ट कर लिया।
सेकेंडली एक ऐसी इम्पोर्टेंट कार जो कि मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब रोज़मर्तबा ज़िंदगी में मैं यूज़ करता हूँ और मेरे को हमेशा छोड़ने ले जाने के लिए यूज़ होती हैं वो कारें। और एक ऐसी प्राइवेट मैंशन और गार्डन जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, कोई इतनी बड़ी भी चीज़ें हो सकती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कि एंड मुझे कभी दिख ही नहीं रहा था। एंड वहीं पे हम देखते हैं उसके फादर को जो कि अपनी वाइफ़ के पास आ चुके होते हैं। उसकी वाइफ़ बोल रही थी कि वेलकम होम। जो ज़ायरा का फादर होता है वो बोल रहे थे कि ये वही बच्चा है जिसको कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। रोयुन जो कि फर्स्ट टाइम इस फैमिली में आया था, वो बता रहा था कि चेयरमैन शिन की फैमिली, जिन्होंने कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो कि पहले से हेल जैसी थी उसको और भी ज़्यादा बदतर बना दिया। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं उसकी जो मोम होती है अपने हस्बैंड से लड़ते हुए बोल देती क्या तुम चेयरमैन जियोन के बच्चे को यहाँ पर लेके आए हो। तुम क्या ये कहना चाहते हो कि तुम उस मरे हुए आदमी के बच्चे को राइज़ करना चाहते हो हमारे साथ? ये सुनने के बाद जो उसका हस्बैंड होता है वो कह रहा था कि हे अपने शब्दों पर ध्यान रखो कि तुम क्या कह रही हो और इसकी चीज़ें मेरे पास इस चीज़ों के रीज़न्स है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो उसकी वाइफ़ होती है वो बोलती है रीज़न्स माय एज, तुम्हें लगता है क्या मैं पागल हूँ? और अगर तुम्हें इतनी ही काइंडनेस उसको दिखानी है तो फिर तुम उसको घर क्यों लेकर के आए? उसको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी दे सकते हो, नहीं तो बिग ब्रदर के पास भी रख सकते हो ना, और तुम उसको घर पे ले आओ जहाँ पर कि तुम्हारी खुद की डॉटर है। तो जो इसका हस्बैंड होता है वो कह रहा था क्या दिक्कत है क्या इसमें, हमारे पास कितने सारे कमरे हैं ना यहाँ पर। तो इसकी मॉम भी बोल रही थी कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है मैंने इस बारे में अच्छे से सुना है, जैसे उसकी माँ मर गई उसने सीधे हेडक्वार्टर आ करके हमारे ऊपर बोझ बनने की कोशिश करी है। वो बच्चा इतनी यंग एज में काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है, तुम्हें नहीं पता जो उसके इरादे हैं वो काफ़ी ज़्यादा घटिया हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। किसको पता उसके मोटिव्स किस तरीके से होंगे। इससे पहले कि ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर में बदल जाए तुम अपने आप को सुधार लो। तो जो यहाँ पे इसका हस्बैंड होता है वो इसे कह रहा था देखो इस मामले में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात रही तो जो सक्सेशन जो हायर बनेगा कंपनी का तो उसको हम लीगली करेंगे, जैसे कि वो लेट चेयरमैन का बेटा है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सुनने के बाद जो उसकी वाइफ़ होती है बोल देती देखो ज़रा, तुमने अभी से ये चीज़ ये मन बना लिया है कि उस बंदे को तुम कंपनी देखने वाली हो। यही तो एक चीज़ ऐसी है जिस वजह से मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है। और तो तुमने मुझसे पूछे भी नहीं ये सारी चीज़ें कह ली। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं इतने जैसे क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो चेयरमैन जियोंग थे। इसकी बात पूरी होने से पहले इसका जो हस्बैंड होता है इसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि इनफ युनशी, यहाँ पर डिसीजन ले चुका गया है तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तो कोई सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बच्चों के सामने, अपने टेम्पर को कंट्रोल करो। ये बात सुनने के बाद तो उसकी वाइफ़ को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कह रही थी क्या चिल्ड्रंस? अब पता चल रहा तुमने पहले से उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। यहीं पे सीन कट होता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो उसका फादर होता है वो बोल जाता है कि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है मिस्टर बैग से, है ना रोहिन? तुम अपने स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। तो वो भी थैंक कर रहा होता है इनका। उसका जो फादर होता है वो बोल जाता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली मुझसे कह देना। तो वहीं पे जो सहरा होती है जो भी अभी यहाँ पर लंच वगैरह कर रही होती है वो भी कह रही थी क्या सच में ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है। इसका फादर सहरा से कह रहा था कि सहरा तुम्हें इससे सीखना चाहिए। तो जो सहरा होती है वो कह रही थी कि फादर मेरे अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, सारा थैंक्स जाता है इसका मॉम को क्योंकि मैं मॉम के ऊपर गई हूँ ना कि आपके ऊपर। और तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिटी फेसेस हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है। यहीं पे इसकी मॉम ये सुनने के बाद कह रही थी कि हे सहरा ये क्या बकवास कर रही हो तुम, शांति से खाना खाओ। तो जो सहरा होती है वो बोल रही थी कि हाँ याद आया कल तो मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ ना। तो इसकी मॉम कह रही थी कि हाँ मिस्टर किम इस टाइम पे नहीं होंगे तो फिर हम लोग कोई और ड्राइवर ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी ओर हम रोहिन को देखते थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन और लोनलीनेस फील हो रही होती है। रोहिन जिसके लिए ये पूरी जगह बिल्कुल नहीं थी, वो कह रहा था कि जो शिन फैमिली का घर है ये बिल्कुल एक मेरे लिए हेवंस की तरह है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं और मेरी मॉम ने रहने का कभी सोचा भी होगा। और तो ये कोई ऐसी भी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं बिल्कुल सूट हूँ यहाँ पर रहने के लिए, बट फिर भी मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं यहीं रहना चाहता हूँ और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर अपनी जगह बनानी है तो फिर मुझे एक ऐसा क्वालिफ़ाइड बंदा बनना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रहने के लिए फुल ऑफ क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल कर सके। जैसे कि दूसरों के अंदर मेल-भाव करना ना हो, किस तरीके घुल-मिल कर के रहना और दूसरों की बातें समझना हो। ताकि मुझे देख कर के लोग ये ना समझें कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेंज हूँ, जैसा कि नेचर इस टाइम पे मेरा है। क्योंकि अगर मुझे चेयरमैन की फैमिली के साथ रहना है तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। मैंने हर एक पेपर में टॉप किया है।
वहीं दूसरी ओर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं इसने कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर हमारा जो रोहित होता है सक्सेसफुली पास हो चुका होता है। वही सारी चीज़ें ये फ़ोन के अंदर देख रहा होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है सारा के बाद फादर को ये पता चल जाती है। वो हँसते हुए बोला था कि सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा अमेज़िंग होगे। तुम तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक शब्द कहे बिना पीछे ही पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो जो रोयन होता है वो कह रहा था कि इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बिकॉज़ मैंने ये चीज़ें आपको पहले नहीं बताई। मैं बस इतना चाहता था कि जब तक ये सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती, फाइनलाइज़ नहीं हो जाती, तो फिर जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो चेंज भी हो सकती है। इस वज़ह से मैंने ये पहले नहीं बताया आपको। तो जो यहाँ पर मिस्टर शिन होते हैं वो कह रहे थे कि कोई भी डाउट नहीं इस चीज़ में, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ तुम्हारी इस हरकतों से, बिकॉज़ तुमने बिना किसी के ऊपर रिले होकर के ये सारी चीज़ें खुद से अचीव करी है। ये कहना गलत नहीं है और कि तुमने अपने फादर की स्किल्स इनहेरिट करी है उनके साथ, क्या ये सच नहीं है? बार-बार मिस्टर बैगी बोल देते हैं इंडीड इट सर। ऑलराइट रोहित, अब तुम अपनी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखो और कुछ ऐसा करो ताकि इसी तरीके से मुझे फ्यूचर में प्राउड फील होता रहे। वहीं दूसरी ओर रोहित अपने मन में सोच रहा था कि जिस टाइम पे लोगों ने मेरी मेहनत को पहचान लिया, उस समय मैं अपने जितने भी पुराने हालात थे उन सबको भूल चुका था। मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि अब मैं सच में चेयरमैन शिन की फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। कोई ऐसा है जो कि इस चीज़ को वर्थ करता है, जो कि अपनी चेयरमैन शिन को फैमिली में रह सकता है। बट शायद गॉड भी मुझसे ये चीज़ें नहीं चाहते थे। वहीं पे हम किसी को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है गुस्से से, हे सारा ऐसे कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है? उसको इतना गुस्सा में देख ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। ये बता रहा था कि चेयरमैन शिन की बेटी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। दूसरी ओर हम सहरा को देखते हैं जो कि वाइन की बोतल को फोड़ते हुए बोल रही है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोंगयोंग ग्रुप को तुम्हारे हत्थे इसी तरीके से चढ़ने दूंगी? वो रोइन को हिट करते हुए कह रही थी कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। मैं अपनी सारी चीज़ें तुम्हें से छीन लूंगी, फिर चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। दूसरी ओर जो रोइन होता है उसको इस तरीके से हरकत करता है, उसको पकड़ के बोल जाता है कि हे रुको, ये अच्छा नहीं है, तुम इस तरीके से कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। बट हम देखते हैं अपनी सहरा को जो कि उससे छुटाते हुए बोल रही थी कि मुझे जाने दो। सहरा कह रही थी कि मोम ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें तुम्हें पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था ताकि ये दिन हमें ना देखना पड़ जाए। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि मोम को जो कि आ चुकी थी वो बोलती है, ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है यहाँ पर। सर्वेंट्स को यहाँ पर बुलाते हुए कह रही थी कि हे यहाँ पर आओ, ये सारी चीज़ें साफ सफा कर दो। वो भी यस मैम कर रहा होता है। दूसरी ओर हम इसकी मोम को देखते हैं जो कि घूर घूर के रोइन की ओर देख रही होती है, जो कि ब्लीडिंग कर रहा होता है। और इसकी जो मोम होती है इससे कह रही थी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो बेचारा पूरा टूट चुका होता है। कुछ ही पल पहले वो बेचारा क्या सोच रहा होता है, बट अभी इन जस्ट फ्यू सेकंड्स इसके साथ क्या हो चुका है। इसकी जो मोम होती है वो कहती है, हो डार्लिंग क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो और आखिरकार ये तुम चीज़ें क्यों तोड़ फोड़ रही हो। सारा जो होती है वो बोल रही थी कि मोम, उसकी जो मोम होती है वो बोल रही थी कि स्वीट हार्ट क्या हो गया, बताओ मुझे, मम्मी को बताओ क्या हो गया तुम्हें। वहीं पे हम रोहिन को देखते हैं जो कि ये फ़ील करके काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा होता है। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो अपने ही इंजरा हार्ट की ओर ही देखे जा रहा होता है और इसी सीन के साथ सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है। सारा उसको सोचता हुआ देख कह रही थी कि हे क्या हो गया, तुम्हें खाना नहीं है? तुमने काफ़ी देर से किसी भी चीज़ को टच तक नहीं किया है। क्या सोच रहे हो इस टाइम पर? तो वो बोल रहा था कि नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ज़रा बात को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी कि तुम्हें अजीब सा नहीं लगता है एक ही बंद जगह पर रोज़-रोज़ खाना उसी कैफ़ेटेरिया के अंदर? थोड़ा न्यू ट्राई करने में ज़्यादा बेटर रहता है ना, वहाँ पर हर एक लोग बस घूरते-ताड़ते रहते हैं। इससे बढ़िया थोड़ा बहुत चेंज चाहिए ना लाइफ़ में, क्या ये बेटर नहीं है? वो भी कह रहा था कि हाँ, बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुमने आखिरकार दूसरों की चिंता करना कब से चालू कर दिया? ये चीज़ सुनने के बाद सारा भी हैरानी से उसी की ओर देख रही होती है। वो बंदा यहाँ पे थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि इस टाइम पे ये पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, वही सारी चीज़ें याद आने की वजह से वो गुस्सा आ रहा होता है। ज़ारा जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो फिर ठीक है, अब चलना चाहिए, इसी के वो उठ के चली जाती है। पीछे मुड़ के इसकी ओर देखते हुए सोच रही थी कि मैंने डिनर के लिए इसको बाहर इसलिए इनवाइट किया था ताकि कि मैं ये ध्यान में रख सकूँ कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, किस तरीके का बर्ताव कर रहा है। इतना कुछ नोटिस करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, बट फिर भी एटलीस्ट ये मेरे साथ खा पी तो रहा है। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ। माफ़ करना रोयुन, बट ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है कुछ करने के लिए। यहीं पे सीन कुछ टाइम बाद दिखते हैं हम, यहाँ पे जो सारा की सेक्रेटरी होती है वो कह रही थी कि मैम ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो कि आपने रिक्वेस्ट किए थे।
सारा उसे कह रही थी कि वैसे माफ़ करना मुझे वै क्योंकि ये जो काम था यूजुअली तुम्हारे काम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, फिर भी तुमने ये करके मुझे दे दिया। तो जो मिस ली होती है वो भी कह रही थी कि योर गाइडेंस के अंदर मैं कैसे डिफ़िकल्ट हो सकता है मैम? वो सारे डॉक्यूमेंट को निकालते हुए कह रही थी वाह! बिंगो! अब मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। उसको देखते हुए यही कह रहे थे कि ये चीज़ ये एक्सप्लेन करती कि रोहित इतना ज़्यादा बीमार होने के बाद भी वो उसने इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करी। सिंगिंग ग्रुप की जो ऑडिट टीम है वो एक ट्रेड की जांच कर रही है एलईडी। दूसरी ओर जो रोहित इस टाइम पे एक कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है जिसका कि नाम आयरिस है और ये इसके कुछ करीबी साथी हैं जिनकी की फैमिली ये कंपनी को रन करती है। इट मीन्स जो अब उत्तराधिकारी बनने की प्रतियोगिता होने वाली है इस बिडिंग के बाद, उसमें जो रोयून है वो इग्रिस कंपनी को एज अ शील्ड यूज़ करने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रोसेस में रिश्वत दी गई है लोगों को, जैसे कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स और गोल्फ क्लब ईटीसी। मेरे ख्याल से इतने डॉक्यूमेंट काफ़ी रहेंगे जो ऑडिट टीम है वो इस चीज़ को नोटिस कर ले। अब जबकि पूरी तैयारी हो चुकी है तो फिर मैं अपना असली काम शुरू कर सकती हूँ। इसी के साथ हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। जो हमारी सायरा होती है वो एक कंपनी के अंदर एक मीटिंग को अटेंड कर रही होती है। मुंह बनाते हुए वो यही कहती है कि जब भी सोचती है मेरे को सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही है, एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वहीं पर। वहीं मीटिंग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो क्या है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था राइटिंग में मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं इस प्रोसेस को करवा देता हूँ। ये जो प्रोसेस होने वाली है एआई मॉडलिंग टेक्निक की, वहीं पे हम देखते हैं जुएंग को। इसी क्या आते एआई मॉडल्स की टेक्निक के ऊपर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डीपली यहाँ पे चर्चा वगैरह करते रहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। बट यहाँ पे जो हमारी सायरा होती है इसको देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि बीच-बीच में काफ़ी बार इस सायरा को ताड़े जा रहा होता है और उसी को स्माइल करे जा रहा होता है, जो चीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करे जा रही होती है। कुछ ही देर बाद इनकी जो मीटिंग होती है खत्म हो जाती है। ज़हरा जल्दी से भागते हुए सोच रही थी कि ये इस बंदे ने अपना फेस दिखा कर के मेरा पूरा दिन खराब कर दिया आज। गुस्सा करते हुए ज़हरा कह रहे थे कि कॉन्फ्रेंस रूम में इतने सारे लोग थे बट फिर भी नहीं, इसको मुझे ही घूरना है, मेरी तरफ ही ताड़े जा रहा था। इतने में इस बंदे की नज़र भी ज़हरा पे पड़ जाती है जो कि भाग रही होती है यहाँ पे। उसको आवाज़ लगाते हुए कह रहा था कि मैडम वाइस प्रेज़िडेंट शिनसेरा। ये सुनने के बाद तो उसकी चीख निकल जाती है, चिल्ला रही होती है गुस्से के मारे वो, बट इसको वो नहीं कर सकती मना, इसलिए बोल देती है यस डायरेक्टर सीईओ। जो जियोंग होता है वो कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा प्राइवेट टाइम है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। कुछ ही टाइम बाद ये लोग प्राइवेट प्लेस में आ चुके होते हैं। जो यहाँ पे ये जियोंग होता है इसका नाम शायद यही है, मैं बाकी में भूल चुका हूँ बट फिर भी एडजस्ट कर लेना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ फिर भी। ये कह रहा था कि देखो जैसा कि अब मैं जियोंग ट्रेडिंग ग्रुप में इंचार्ज हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन का, तो फिर तुम कब तक प्लान बना रही हो मुझे अवॉइड करने का। सारा जो होती है वो अपने पर्सनल प्रिंसिपल को बताते हुए कह रही कि देखो जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो काम के बाद में बिल्कुल नहीं करती किसी से, और पर्सनल कन्वर्सेशन की तो बात ही छोड़ दो। और ये सिर्फ ये लास्ट टाइम है जो कि मैं तुम्हारे को झेल दी हूँ, जल्दी बताओ क्या काम है तुम्हें। ये बंदा फिर से अपने बकवास करना चालू कर देता है। यहाँ पे सारा था क्या, तो चलो ठीक है चलते हैं डेट पर, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी जगह लेके चलूंगा जहाँ पर कि हम लोग अच्छा पीछा खाना पीना खाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, क्यों ना हम लोग एक ड्राइव पे चले। ये चीज़ सुनने के बाद जो ज़हरा होती है वो कह रही थी कि अनबिलीवेबल, सच में क्या तुमने सीरियसली ये सारी चीज़ें मेमोराइज कर ली है? सेम वर्ड तुमने मुझसे कितनी बार कहे हैं और सेम सेम चीज़ें कहते रहते हो। तुम्हें क्या ये समझ में नहीं आ रही मैंने कितनी दफ़ा मना कर दिया कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तो और मुझे परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मेरे ऊपर अभी काम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे आराम चाहिए, इतना ज़्यादा फालतू की बकवास मत करो। दूसरी ओर तुम मुझ पे ध्यान ना दे करके सियोंग के ऊपर ध्यान दो ना। इसकी बात काटते हुए जो बंदा होता है वो कह रहा था कि मैंने इसके बारे में सुना है, तुम आजकल इधर-उधर जाते हुए दूसरों से अपॉलजी कर रही हो डियर सारा। सच में ये चीज़ काफ़ी एडमायरेबल है, तुम अपने पास्ट की भी थिंग्स को फिर से मेकअप कर रही हो। ये सुनने के बाद तो सारा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है बिकॉज़ ये चीज़ ये अंडरग्राउंड होकर ये कर रही थी, किसी को भी इस बारे में नहीं पता थी बट फिर भी इस बंदे को इस चीज़ के बारे में पता है। ये बंदा हमारी सारा को ब्लैकमेल करते हुए कह रहा था कि मैं भी अपनी कार के डैमेज के लिए कंपनसेशन चाहता हूँ, क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? सारा जो होती है वो कह रही थी अगर इस चीज़ के बारे में तुम्हें बात करनी है तो फिर तुम मेरी सेक्रेटरी के पास जा सकते हो। तो फिर ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अगर तुम मुझसे डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर डील करती हो तो फिर जो वो डैश कैंप है वो तुम्हें दे दूँगा। चलो फिर ठीक है, हम लोग काम के बाद मिलते हैं। कुछ ही टाइम बाद यहाँ से इसकी भी छुट्टी हो जाती है। बोल देती है गुस्सा करते हुए सच में मुझे पास इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है बट ये बंदा जियोंग ये सन ऑफ बिच क्या करूँ मैं इसका?
वो तो गुस्से से यही कहती कि ये बास्टर्ड, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इन कुछ दिनों मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, यहाँ तक कि इस टाइम के चक्कर में मुझे घर जा कर के कुछ पर्सनल कोर्स तक को पिक करना पड़ेगा। उसके बावजूद ये बास्टर्ड, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कितनी बार इसको बताऊँ, बट फिर भी इसको मेरा टाइम बर्बाद करना है। वहीं दूर खड़ा हुआ हम जेंग को देखते हैं, जो कि बोल रहा था कि सारा यहाँ पर आओ। सारा वहाँ जाने के बाद मुँह बनाते हुए कहती कि 1 मिनट रुको ज़रा, ये वो कार नहीं है जिसको कि मैंने तोड़ा था। ये चीज़ सुनने के बाद जो ये ज्योंगुंग होता है वो कहा था कि हाँ बिल्कुल ये वो नहीं है, ये न्यू वाली है। तो सारा कंफ्यूज होते हुए बोल रही थी कि हाँ फिर जो वो वाली कार थी उसका क्या हुआ और डैमेज का क्या हो गया। तो ये जो ज्योंगुंग होता है वो कहता है अरे क्या हो गया, न्यू है तो क्या हो गया, क्या तुम सोच रही थी कि मैं टूटी फूटी कार में लेके जाऊंगा तुम्हारे को इस तरीके से। तुम्हें क्या लगता है एक कार टूट गई तो क्या मैं दूसरी नहीं अरेंज कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, तुम बस मेरे साथ ड्राइव पे चलो, मैं तुम्हारे को वो डैश कैम तुम्हें दे दूंगा। ये सारी चीज़ें सुन के वाकई में उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट फिर भी वो जैसा तैसा करके आ ही जाती है इसके साथ। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं एक लेक के पास पहुंच चुके होते हैं ये। वहाँ का व्यू होता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट सारा वो काफ़ी ज़्यादा मुंह बना होता है, उसको गुस्सा सा आ रहा होता है और ये बंदर से कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें एक अच्छे से जगह लेकर के आऊँगा। तो बताओ यहाँ पर एक पास में रेस्टोरेंट भी है इस रोड के साइड में। सारा सीनरियो कितना ज़्यादा प्यारा है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? ऊपर से ये जो प्लेस है बिल्कुल खाली है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि आज वेडनेसडे है। तो सारा बोल रही थी तो फिर मतलब तुम ये कहना चाहते हो हम लोग सिर्फ अकेले हैं यहाँ पर? क्या ये सच है? वो बंदा भी बोल रहा था कि हाँ, देखने से तो ऐसा ही लगता है, बट क्या हो गया तुम्हें? क्या यहाँ पे कोई नहीं है तो फिर दिक्कत वगैरह है क्या? जैसे ही ज़रा को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो अपने आप को पेशेंस से खोते हुए चिल्लाते हुए कहती कि सच में मैं पागल होने वाली हूँ अब तो। चिल्लाते हुए कह रही है कि क्यों? क्यों सबको मेरी लाइफ में ऐसी की तैसी करवानी है अपनी, जब मैं अपनी ये डैम बास्टर्ड लाइफ को जी रही हूँ जिस तरीके से, फिर भी सबको मेरी लाइफ में ऐसी की तैसी करवानी है आकर के। अरे फिर मैं चाय के साथ कुछ भी खाऊँ, कुछ भी टकोबाकी पीऊँ या कुछ भी चेंज करूँ, कॉफ़ी करूँ, कुछ भी करूँ, बट क्यों सबको मेरी पर्सनल लाइफ में घुसना है? वैसे ही मेरी लाइफ पहले से ही कुछ ज़्यादा मैस हो रखी है, बट नहीं, तुम सबको मेरी लाइफ के अंदर घुसना है। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाई जा रही होती है वहाँ पर। कुछ ही टाइम बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है। उसका ये बिहेवियर देखने के बाद जो ज्योंगिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। दूसरी ओर हम सारा को देखते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश हो चुकी होती है। वो बोल रही थी कि वाह! जितना भी स्ट्रेस था सारा का सारा चला गया। तो ये बंदा उससे कह रहा था कि हे! ये क्या था? तो सारा बोल रही थी कुछ नहीं, बस मुझे अंदर से कुछ ज़्यादा ही बौखला गई थी। वही सारी जो आग थी निकाल दी यहाँ पर आकर के। और हाँ, तुम बिल्कुल सही थे, सच में ये वाक़ई में प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। यहाँ से जाते हुए सारा बोल दो जैसे कि तुमने मेरे को डैश कैंप भी दे दिया और तुमने पहले मेंशन किया था यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। चलो फिर मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, वहाँ पर चलते हैं हम लोग खाने-पीने करने। डील? तो ये जो बंदा होता है वो कह रहा था कि बिल्कुल, भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ ये चीज़ को जबकि तुम मुझे इतना ज़्यादा अम्यूज़ कर रही हो। और इसी सीन के साथ गाइस ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं फिर से किसी और एपिसोड में। बाकी वीडियो छोटा और लेट आने का सिर्फ एक ही रीज़न है गाइस, पहला तो मेरे पेपर चल रहे हैं जिस वजह से मैं काफ़ी सारी वीडियो वैसे तो मैं लॉन्ग बना सकता हूँ, बट फिर भी नहीं बना पा रहा हूँ। दूसरी ओर यार इस चीज़ से पता नहीं क्यों बट कोई देखना ही नहीं पसंद करता, फिर भी मैं देख क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर कोई नहीं, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में।